अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जुनैद असगर और आप ये मेरी वीडियो एक्सक्लूसिवली मेरे यूट्यूब वीलॉग चैनल जुनैद असगर वीलॉग्स पे देख सकते हैं। जब मैंने ये चैनल बनाया तो इसका जो कैच फ्रेज़ मैंने रखा था वो था फ़न, एंटरटेनमेंट, डेली वीलॉगिंग, ट्रैवल वीलॉगिंग और मुझसे जुड़ी वो तमाम चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ या शेयर कर सकता हूँ। और इसके अलावा इंटरव्यूज़ और कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन जिन पे डिस्कशन होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा होती नहीं है, तो उन टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं और मेरे क्या व्यूज़ हैं। आज भी एक नए सिलसिले की कड़ी जो है वो एक शुरू होने जा रही है। अब से पहले मैंने जितने वीलॉग्स अभी तक अपने चैनल पे अपलोड किए हैं वो आइदर मेरे डेली वीलॉग हैं या दोस्तों का इंट्रोडक्शन या वो ऐसी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास हैं, अहमियत रखती हैं, उन सब के साथ मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन आज का जो वीलॉग है उसमें मैंने सोचा कि एक सीरीज़ ऑफ टॉपिक्स हैं जिन पे हमें डिबेट शुरू करनी चाहिए और जो हमारा माशरा है उसके अंदर एक सोच का बीज बोना चाहिए, क्योंकि आज का जो ज़माना जा रहा है हमारे मुल्क में उसमें इस तरह के टॉपिक्स पर बहस होना, डिबेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क हम एज अ सोसाइटी एक फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, तो ऐसी चीज़ों पर डिबेट बहुत ज़रूरी है। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कौम है, हम सब जो हैं, हम एक बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी है और डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी की मिसाल आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो जब भी मैं किसी क्रॉस जंक्शन से गुज़रता हूँ या जिसे हम आम अल्फाज में इशारे वाला चौक, जो प्लस भी आप किसको कह सकते हैं, या क्रॉस जंक्शन इंग्लिश में कहते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, तो मैं ये रोज़ क्या नज़ारा देखता हूँ कि एक ट्रैफिक वाले सिग्नल्स वाले चौक को कंट्रोल करने के लिए, उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक चौक में 3 से 4 पुलिस ऑफिसर्स का होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे एक ऑफिसर का ना होना तो बहुत दूर की बात है, अगर वहाँ पे एक ट्रैफिक ऑफिसर भी होना तो वो भी आपकी ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये मैं नज़ारा रोज़ देखता हूँ। तो इससे ये एक छोटी सी मिसाल है, इससे ये साबित होता है कि हमारी आवाम कितनी डिसऑर्गेनाइज्ड है। तालीम भी है लोगों में, हर चीज़ का शऊर भी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लाई करने से कासिर रह जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है मेरे ख़्याल से कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी वो चीज़ें करने का मौका नहीं मिल पाता कि जो हमें मिलना चाहिए। अब तो थी ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ उसका डायरेक्टली ताल्लुक़ है हमारी सोसाइटी की सोच से। एक आर्टिस्ट वाला टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ आर्टिस्ट कम्युनिटी से है। मैं ख़ुद एक फ़नकार हूँ, एक गुलकार हूँ, एक मौसीकार हूँ, और पाकिस्तान की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री बिलखसूस उसके हवाले से चलो मेरी ज़्यादा खिदमत तो नहीं होंगी, लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री के लिए बड़े बड़े अच्छे गाने दिए हैं। लेकिन डिस्पैरिटी कहाँ पे स्टार्ट होती है? डिस्पैरिटी वहाँ पे स्टार्ट होती है कि जहाँ पे आपको मौका नहीं मिलता, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग टीवी पे, चैनल्स पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर चीज़ के जो है वो क्लेम्स करते हैं कि जी ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल में कोई कुछ नहीं करता है। मुझे इतने साल हो गए, मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से भी मिला हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले हर बंदे से मिला हूँ। हर कोई ये चाहता है कि कोई हमारे लिए काम कर दे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि किसी के घर कोई रोटी का एक नवाला भी पहुँच जाए। तो ये बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री मेरी नज़र में इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है, और ये बहरान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। वजह क्या है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कि कितने आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो आपके पास जवाब
3 4 का ही आएगा। और 3 4 5 आर्टिस्ट ऐसे कि जिन्होंने अपना नाम बनाया है, और वो कैसे बनाया है ये भी देखना पड़ेगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तो तबाह हो गई। एक साल में एक फिल्म बना के, या 2 सालों में या 3 सालों में एक फिल्म बना के आप किसी भी इंडस्ट्री को बचा नहीं सकते। मीन्स प्लेबैक सिंगिंग का पत्ता कट गया, म्यूज़िक कंपोज़र का पत्ता कट गया। तो ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैं अक्सर इनको सुनता हूँ कि जी पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। बिल्कुल अपने मुल्क की बात होनी चाहिए, लेकिन सर मैं आप सब लोगों से ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो इस मुल्क में रहने वाले जो शहरी हैं, जो टैलेंट है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आगे से जवाब कोई नहीं आता। हम सब मुहिब्बुल वतन हैं, लेकिन यहाँ का जो आर्टिस्ट जो ज़बू हाली का शिकार है, क्या कहीं ना कहीं आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं? आपने पिछले 20 सालों में कितने आर्टिस्ट पैदा किए हैं? आई एम श्योर कि जितने आर्टिस्ट का आप नाम लेंगे उनमें से 50% भारत की वजह से पॉपुलर हुए हैं। हमारे मुल्क के बड़े फनकार आतिफ असलम, उनको भारत ने बड़ा ब्रेक दिया था, फिर वो आतिफ असलम बने थे। हमारे राहत फ़तेह अली खान साहब, बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, उनको किसने ब्रेक दिया? उनको राहत किसने बनाया? इंडिया ने बनाया। अली ज़फ़र को मेन ब्रेक इंडिया में जाकर मिला था। तो पीछे क्रेडिट किसका जाता है? मैं एक छोटी सी आपको मिसाल बताता हूँ कि दूसरी तीसरी वीडियोस पे जब मैं कभी जाता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो वहाँ पे 2 मिलियन व्यूज़ होते हैं जी, 3 मिलियन व्यूज़ होते हैं, 4 मिलियन 6 मिलियन व्यूज़ होते हैं। और सज्जाद अली साहब जैसा आर्टिस्ट, मैं समझता हूँ कि ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो पाए के सिंगर्स हैं, उनमें सज्जाद अली साहब का नाम सरे फहरिस्त आता है, या टॉप 5 में कह लें या टॉप 3 में कह लें, उनका नाम आता है। उनके मैं यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ, व्यूज़ देखता हूँ, कितने हैं जी? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। जो वीडियो 6 साल पहले रिलीज़ हुई थी उस पर 1.8 मिलियन, 18 लाख व्यूज़ है। ये हाल है इस वक्त पाकिस्तान का। क्या हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि किसी आर्टिस्ट, किसी अच्छे, चलो नए आर्टिस्ट तो दूर रह गए, एक किसी अच्छे आर्टिस्ट को भी मौका मिल जाए? क्या सज्जाद अली साहब एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर नहीं बन सकते थे? बिल्कुल बन सकते थे। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि मौका ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। मेरा एक छोटा सा स्टूडियो है, मेरे पास कोई आर्टिस्ट आता है तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उसके लिए करता हूँ। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ ना, मेरे हाथ में यही है कि कोई आर्टिस्ट आया, कोई रिकॉर्डिंग फ्री में कर दी, कोई वोकल्स फ्री में कर दिए, किसी का म्यूज़िक फ्री में बना दिया। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ ना, एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म उसे दे सकता हूँ। लेकिन हमारे ये जो बड़े एस्टैब्लिश्ड माशाल्लाह, जिनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, ये कब कौम के लिए मसले राह बनेंगे? ये कब टीवी पर आकर कहेंगे कि जी हम टैलेंट हंट शुरू करने लगे हैं? कोई समझता है कि कोई म्यूजिशियन है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, वो आए हमसे रब्ता करें, हमारा फलां प्रोजेक्ट है, हम उसमें। मैं तो कहीं नहीं देखता, किसी सोशल मीडिया के ऊपर कोई आवाज़ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सो ये एक दुख देने वाली बात है। साथ ही में आप अपने हमसाए मुल्क भारत को देखें, आप भारत को देखें, उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री देखें और उसमें एनालाइज करें कि पिछले 20 सालों में 2004 से लेके 2024 तक उन्होंने कितने नए लोगों को मौका दिया। हर डिपार्टमेंट में, मूवी मेकिंग में, सीरियल मेकिंग में, सीरीज मेकिंग में, म्यूजिक में, सिंगिंग में, हर तरह, स्टोरी टेलिंग में, शायरों में, कितने लोगों को मौका दिया। जो मूवी देखते हैं उनके क्रेडिट में नए लोगों के नाम होते हैं। क्या पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? लेकिन इन दी एंड ये एक टॉपिक ऐसा है कि 7, 8, 10 मिनट की वीडियो में जो है वो कवर अप नहीं हो सकता। ये इस टॉपिक को मैं इंशाल्लाह फिर कभी किसी आर्टिस्ट के साथ बैठ के इसको डिस्कस करूंगा और उनसे पूछूंगा
کہ یہ کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ آرٹسٹ کی کوئی آواز ہی نہیں ہے اس ملک میں. آرٹسٹ ہونا ایک گالی ہے. آپ آرٹسٹ ہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کیونکہ آپ کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے. اور اس ملک میں اس دنیا میں عزت اسی بندے کی ہے جس کی جیب میں پیسے ہے. باقی کسی کی عزت نہیں ہے. خدا رب العزت اتنا بڑا اتنے اچھا ٹیلنٹ دیتا ہے عوام کو. کسی کو پیاری آواز دیتا ہے, کسی کو ایک سٹوری ٹیلنگ کا ایک ہنر دیتا ہے, ہر طرح کا پینٹنگ کا ہنر دیتا ہے کسی کو. اور یہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ایسی سوچوں کو ہمارے دماغوں میں آنا پڑے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو یہ ملک ترقی اسی دن کرے گا یا اسی دن کرنا شروع ہوگا کہ جب ہم ہر ڈپارٹمنٹ کی, ہر شعبے کی عزت کرنا سیکھیں گے. کہ آرٹسٹ کی بھی اتنی عزت ہے جتنی ایک فیکٹری آنر کی عزت ہے. آرٹسٹ کی بھی اتنی ہی عزت ہے جو کسی بڑے برانڈ کا مالک ہے یا کوئی ریئل اسٹیٹ کا مالک ہے. اور آرٹسٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان سب لوگوں سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ایک ایسا سیکٹر ہے پاکستان کا کہ جہاں پر پاکستانی عوام میں موجود ٹیلنٹڈ لوگ یا تو باہر, میں کئی آرٹسٹ کو جانتا ہوں, سیالکوٹ شہر میں رہتے ہوئے بھی کئی آرٹسٹ کو جانتا ہوں کہ جو ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اور باہر دبئی میں, ساؤتھ افریقہ میں, یورپ میں کسی چھوٹے موٹے کلب میں, پب میں جا کر گلوکاری کر رہے ہیں. تو جب میں انہیں پوچھتا ہوں نا کہ یار آپ لوگ اپنا ملک چھوڑ کے ادھر کسی کلب میں, کسی پب میں, کسی ڈنر ویکینڈ نائٹس پر آپ گلوکاری کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی یہاں پہ پاکستان سے بہتر ہے, وہاں پہ 4 پیسے تو مل جاتے ہیں, وہاں پہ 4 پیسے مل جاتے ہیں, 3 پیسے اپنے پہ خرچ کر کے 1 پیسہ ہم پھر بھی بچا لیتے ہیں مہینے کا, اور اپرچونٹی بھی ملتی ہے. تو کیا پاکستان میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہو سکتا؟ یہ سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ میری ریکویسٹ ہے, ان لوگوں کو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو پائنیئرز ہیں, جن کو اللہ نے توفیق دی ہے, جن کو اللہ نے شہرت دی ہے, جن کو نام دیا ہے, آپ ٹارچ پکڑیے سر, ٹارچ پکڑ کے اس قوم کو لیڈ کیجئے. تمام لوگوں کے لیے میرا میسج ہے. ادروائز اس ملک کا ٹیلنٹ ویسٹ ہوتا جائے گا, ویسٹ ہوتا ہر ڈپارٹمنٹ میں. یہ تو آج صرف ایک ہی ٹاپک ہے نا, اس ملک کا آرٹسٹ در بدر ہے سر. اور اگر آپ جیسے لوگ آگے نہیں آئیں گے, آپ جیسے لوگ حکومت کی سرپرستی میں آگے کوئی پروگرام نہیں لے کر آئیں گے, تو یہ ملک کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ویسٹ ہوتا رہے گا. کیوں آج تک دوسرا نصرت فتح علی خان پیدا نہیں ہو سکا؟ چلے مانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے کلاکار تھے, میرے استاد کی جگہ پر ہیں, میرے روحانی استاد ہیں, میں نے ان کے کلام, ان کے گانے, ان کی قوالیاں بہت سی ریمیک کی ہیں. کیوں ان جیسا کوئی اچھا آرٹسٹ پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں دوسرا سجاد علی نہیں آ رہا؟ کیوں دوسرا احمد فراز کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں عزیز میاں جیسا قوال دوبارہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا سر؟ آپ کے پاس ٹیلنٹ کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں, کیسے آئے گا کوئی؟ اور کوئی 2-4 جو اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو لوگ آنے نہیں دیتے. اور سوشل میڈیا پہ ایک عجیب و غریب قسم کا غلبہ ہے کہ جو لوگ نان ڈیزرونگ ہیں وہ اوپر آ گئے. ان کی ویڈیوز دیکھیں, وہ ٹرینڈنگ میں جا رہی ہیں. جو الٹے سیدھے کوئی کام کر دے گا وہ ٹرینڈنگ میں. جو ریئل ٹیلنٹ ہے, پہلے جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں مثال دی, وہ نیچے. تو یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کا ٹیلنٹ کدھر ویسٹ ہو رہا ہے, اور اپنی سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کے ویلاگ سے صرف اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ میری باتوں میں کچھ سمجھ بوجھ عقل ضرور ہوگی. اور اگر آپ کو میری یہ سوچ پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں, تاکہ آئندہ بھی آپ اس طرح کے کانٹینٹ سے جو ہے وہ اس کو سن سکیں اور اس سے شاید کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کوئی سوچ اپنے اندر ٹرانسفر کر سکیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.